नमस्कार दोस्तों, अभिनव ऑनलाइन क्लास रिंगस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं सुनील कुमार मीणा उपस्थित हूँ आपके सामने एक बार फिर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार को लेकर। आज हम जो चर्चा करना चाहते हैं वो बात करना चाहते हैं पहले मौलिक अधिकार जिसका नाम है समानता का अधिकार। हमने इससे पहले मौलिक अधिकारों को लेकर जो 3 वीडियो देखे उसमें हमने देखा मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि देखी, उनका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड था, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था वो देखा, अनुच्छेद 12 को लेकर देखा, अनुच्छेद 13 को लेकर बात की। और आज मैं बात करना चाहता हूं मौलिक अधिकारों को लेकर पहला मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित है, समानता का अधिकार। देखिए दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार बात करना चाहता हूं। मौलिक अधिकारों को लेकर जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसकी व्याख्या, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। सबसे पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं समानता के अधिकार में, उसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में किन बातों का उल्लेख है? अक्षर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो मौलिक अधिकार उल्लेखित है समानता का अधिकार, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुटअप होता है, देखिए बच्चों, ये जो अनुच्छेद 14 की बात हम करने जा रहे हैं, पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में कुल अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 कितने हुए दोस्तों? 5। एक विशेष बात कह देना चाहता हूं, अक्सर जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अक्सर हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, हम देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18, 14 और 4 18। जी नहीं, 14 को भी काउंट करना है, 14, 15, 16, 17, 18। तो समानता के अधिकार में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5। उनमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। देखिए अनुच्छेद 14 में दोस्तों 2 बातें हैं, मैं दोनों को साथ रखना चाहता हूं। अक्षर हमने पढ़ा है अनुच्छेद 14 को आज तक, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। आज मैं इस कंसेप्ट को खुलकर इसकी व्याख्या करना चाहता हूं, खुलकर इस कंसेप्ट पर बात करना चाहता हूं कि विधि के समक्ष समानता क्या है, विधि का समान संरक्षण क्या है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं या एक ही हैं? अलग हैं तो कैसे हैं? ये दोनों कंसेप्ट भारतीय संविधान में आए कहां से, इनकी मैं खुलकर बात करना चाहता हूं। देखिए पहला, विधि के समक्ष समानता, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दूसरा, दोनों की साथ बात करना चाहेंगे जिससे ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। विधि का समान संरक्षण, अंग्रेजी की बात करूं दोस्तों, विधि के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एक खास बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, अनुच्छेद 14 का प्रश्न यदि बने कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर 1 विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर 2 विधि का समान संरक्षण, ऑप्शन नंबर से ए व ब दोनों, और ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका आंसर आएगा ए व ब दोनों। बिकॉज ऑफ दैट दोस्तों, अनुच्छेद 14 में न केवल विधि के समक्ष समानता शब्द का उल्लेख है बल्कि विधि का समान संरक्षण ये भी अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, ये दोनों ही बातें अनुच्छेद 14 में उल्लेखित हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत गहन मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं, और वो गहन मुद्दा ये है कि संविधान जब तैयार किया जा रहा था और जो संविधान पर कुल 3 वाचन हुए, मैं ये कह दूं वाचन, पठन, कुछ भी बोल सकता हूं, ये जो 3 वाचन हुए संविधान पर, आप कहेंगे सर आप मौलिक अधिकार पढ़ाते पढ़ाते सीधे संविधान सभा के 3 वाचनों पर क्यों चले गए? जाना जरूरी है दोस्तों, यहां से जुड़ा हुआ एक बेहद अच्छा प्रश्न है, यहां से जुड़ा हुआ। इसके लिए मैं एक बार वापस आना चाह रहा हूं संविधान सभा पर, देखिएगा जरा क्या कनेक्शन है इन दोनों में। पहला वाचन जो हुआ था
भारतीय संविधान पर 4 नवंबर से 9 नवंबर पहले वाचन में जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस पर चर्चा हुई। उसके बाद द्वितीय वाचन में उसमें संशोधन किए गए और जो फाइनल वाचन था, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। जब भारतीय संविधान तैयार हुआ तो भारतीय संविधान में सबसे पहले अनुच्छेद 14 में केवल यह लिखा हुआ था, विधि के समक्ष समानता। दोस्तों कितना बढ़िया प्रश्न है। पहले जब संविधान तैयार हुआ, पहला और दूसरा वाचन जब हुए तो उसमें सिर्फ अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ था, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जैसी शब्दावली अनुच्छेद 14 में इस दौरान लिखी हुई नहीं थी। लेकिन जो तीसरा वाचन भारतीय संविधान पर हुआ, उस तीसरे वाचन के दौरान अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण जैसी शब्दावली जोड़ी गई। अब मैं यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न और निकालना चाहता हूं। अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण जैसी शब्दावली जोड़ने की बात रखी किसने? एक बार फिर सुनना दोस्तों, अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण जैसी शब्दावली जोड़ने की बात किसके द्वारा कही गई? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट से जुड़ा हुआ एक अच्छा प्रश्न यहां से हो सकता है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। प्रारूप समिति के एक सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दोस्तों कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है, गौर से देखिएगा। प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण जैसी बात या विधि का समान संरक्षण जैसी शब्दावली जोड़ने का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसके द्वारा रखा गया? तो वो रखा गया अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा। एक बार फिर बताना चाहता हूं दोस्तों, पहला वाचन और दूसरा वाचन जब हुआ उस दौरान अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण जैसी शब्दावली जोड़ी गई नहीं थी, केवल विधि के समक्ष समानता जैसी शब्दावली रखी हुई थी। तीसरे वाचन के दौरान यह शब्दावली जोड़ने की बात अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर द्वारा कही गई। एक बात तो ये। अब मैं बात करना चाहता हूं इन दोनों कंसेप्ट की डिटेल से कि विधि का समान संरक्षण क्या है और विधि के समक्ष समानता क्या है। गौर से देखिएगा, यह बात हमने आज तक काफी बार पढ़ी है कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है, अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण का उल्लेख है। एक बार पानी पी लेना चाहूंगा दोस्तों। देखिए, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ अनुच्छेद 14 में मूल रूप से उल्लेखित थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है दोस्तों, विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी। विधि किसी के साथ किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर विधि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा अनुच्छेद 14 की ये जो मूल शब्दावली है, विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ होता है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा संभव नहीं है कि विधि सबके साथ समान व्यवहार करे या विधि सबके लिए समान हो, क्योंकि विधि जो सभी के साथ समान व्यवहार करेगी तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार मैं इस कंसेप्ट की डिटेल में व्याख्या करना चाहता हूं। एक तो याद रखना, विधि के समक्ष समानता ये जो कंसेप्ट है, ये भारत ने ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में एक विद्वान हुआ करते हैं जिनका नाम है डाइसी, हुआ करते थे, माफी चाहूंगा, एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था डाइसी। ये जो डाइसी साहब थे, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, विधि का शासन। कौन सा कंसेप्ट? विधि का शासन। देखिए, डाइसी साहब ने एक कंसेप्ट रखा था, विधि का शासन। और ये जो विधि का शासन जो कंसेप्ट डाइसी जी ने रखा, जो इंग्लैंड के विद्वान थे, इसी विधि का शासन से ये कंसेप्ट निकल कर आया, विधि के समक्ष समानता। तो यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों। अब आप मेरे से ये कहेंगे कि सर हम तो भारत की राज्य व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, तो आप भारत की राज्य व्यवस्था पर बात करते करते सीधे ब्रिटेन पर कैसे चले गए? दोस्तों याद रहे, भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो अन्य देशों से लिए गए हैं, उनकी भी हमें चर्चा करनी है, क्योंकि यहां से भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या हो सकता है? विधि का शासन कंसेप्ट किसने रखा? डाइसी जी ने। कहां से संबंधित थे? ब्रिटेन के एक विद्वान हुआ करते थे, और इसी विधि का शासन से भारत ने यह कंसेप्ट पकड़ा, विधि के समक्ष समानता का कंसेप्ट भारत ने वहां से लिया। और एक और बात कह दूं आपको मैं,
डाइसी जी ने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम भी मैं आपके सामने उल्लेखित कर देना चाहता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, विधि का शासन, ये कंसेप्ट कहां से डाइसी जी ने दिया, कहां से संबंधित थे, ब्रिटेन से। इसी विधि का शासन से भारत ने कंसेप्ट लिया विधि के समक्ष समानता, और डाइसी जी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रहे दोस्तों, ये बुक पूछी जा सकती है। विधि का शासन कंसेप्ट किसने दिया, ये पूछा जा सकता है। और भारत ने विधि के समक्ष समानता ये कंसेप्ट कहां से लिया, तो ये कंसेप्ट कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। दोस्तों, कई बुक्स में मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है कि कई बुक्स में ये कंसेप्ट लिखा हुआ है कि भारत ने ये जो विधि के समक्ष समानता वाला कंसेप्ट है, ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया। और ये भी लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कई दफा कि BN राव साहब जो थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में, उन्होंने ये कंसेप्ट रखा था और ये कंसेप्ट जर्मनी के वीमर संविधान से लिया। लेकिन दोस्तों, क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कंसेप्ट भारत ने वीमर संविधान से नहीं जर्मनी के, बल्कि विधि के समक्ष समानता का कंसेप्ट भारत ने ब्रिटेन से लिया। और ये ब्रिटेन से लिया विधि का शासन कंसेप्ट से आया। और विधि का शासन कंसेप्ट किसने दिया, डाइसी साहब ने दिया, जिनकी पुस्तक का नाम मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे कि विधि के समक्ष समानता, ये जो बात है, इसका अर्थ क्या है। तो मैंने आपको कहा विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि विधि सबके लिए समान है, विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी, विधि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा मैंने आपके सामने क्लियर किया। अब मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, याद रहे विधि के समक्ष समानता, एक बार मैं इस कंसेप्ट की और डिटेल से बात करना चाहता हूं। विधि के समक्ष समानता, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का याद रहे ये एक नकारात्मक कंसेप्ट है। कैसी अवधारणा है, नकारात्मक। एक बार एक प्रश्न बना था यहां से, विधि के समक्ष समानता की प्रकृति कैसी है, तो ध्यान रखना इसकी प्रकृति नकारात्मक है। कैसी है, नकारात्मक। अब आप मेरे से ये कहेंगे कि सर आपने कैसे कह दिया कि इसकी प्रकृति नकारात्मक है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि सबके लिए समान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। विधि सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकती, प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसलिए याद रहे दोस्तों, विधि सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकती है, यह कंसेप्ट नकारात्मक है। और क्यों है, तो मैं इसकी व्याख्या कर देना चाहता हूं। इसके कुछ अपवाद हैं भारत में, जैसे अनुच्छेद 361। आप अच्छे से जानते हैं, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति जी और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भारत का कोई भी न्यायालय नोटिस जारी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किसी भी सिविल और दीवानी मामलों में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे ही कुछ बातें अनुच्छेद 361 के अंतर्गत लिखी गई हैं। तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल विधि के समक्ष समानता, जो कंसेप्ट है, उसके अपवाद की श्रेणी में माने जाते हैं। इसके अलावा एक अनुच्छेद 105, एक अनुच्छेद 194, ये दोनों भी मैं बता देना चाहता हूं। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्यों के विधान मंडल के सदस्यों को, दोबारा से सुनना दोस्तों, 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को और 194 के तहत विधान मंडल के सदस्यों को आम नागरिकों की तुलना में कुछ विशेष उन्मुक्तियां या छूट प्राप्त हैं। याद रहे दोस्तों, हालांकि भारत के सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रदान की गई है, लेकिन दोस्तों विधान मंडल और जो संसद के सदस्य होते हैं उनको आम नागरिकों की तुलना में कुछ विशेष उन्मुक्तियां, कुछ विशेष छूट प्रदान की गई हैं। संसद सदस्यों को 105 के अंतर्गत
और विधानमंडल के सदस्यों को 194 के अंतर्गत, और ये दोनों ही विधि के समक्ष समानता, ये जो कंसेप्ट है हमारा, इसके अपवाद की श्रेणी में माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात और क्लियर कर दूं, जो विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो विदेशों के राजदूत होते हैं, ये विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष, विदेशों के राजदूत वगैरह जो होते हैं, ये भी विधि के समक्ष समानता, ये जो कंसेप्ट है, इसका अपवाद माने जाते हैं। दोस्तों याद रहे, इसीलिए ये इसके अपवाद हैं, इसीलिए अनुच्छेद 14 की प्रकृति को नकारात्मक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि विधि के समक्ष समानता, ये जो कंसेप्ट है, आपके समझ में आया होगा। अगर इसको लेकर कोई क्वेश्चन आपके जहन में बने, कैसा भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। अब मैं दूसरे कंसेप्ट की बात करना चाहता हूं, वो क्या है? विधि का समान संरक्षण। देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। क्लास के प्रारंभ में ही मैंने आपको एक सामने क्लियर कर दिया था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ शब्द तीसरे वाचन के दौरान अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा संविधान सभा में रखा गया और उनके प्रस्ताव पर ही अनुच्छेद 14 में इसे जोड़ा गया। एक बात और बता देना चाहता हूं, विधि का समान संरक्षण, यह कंसेप्ट भारत ने अमेरिका से लिया। कहां से लिया? अमेरिका से। और इसकी प्रकृति कैसी है? तो दोस्तों याद रहे, इसकी प्रकृति है सकारात्मक। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। विधि का समान संरक्षण कहां से? अमेरिका से। विधि के समक्ष समानता कहां से? ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण कैसा कंसेप्ट है? सकारात्मक। विधि के समक्ष समानता कैसा है? नकारात्मक। बात करना चाहता हूं आगे, यह कंसेप्ट सकारात्मक कैसे है, तो मैं इसकी भी थोड़ी खुलकर व्याख्या कर देना चाहता हूं। विधि का समान संरक्षण जो बात करता है, वो बात करता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार पर बल देता है। दोस्तों गौर कीजिएगा, देखिए, विधि का समान संरक्षण जो बात करता है, वो ये कहता है कि नागरिकों के साथ जो समान परिस्थितियां हैं उनमें समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और जो असमान परिस्थितियां हैं उनमें असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसी बात करता है विधि का समान संरक्षण। एक बार फिर मैं थोड़ी सी व्याख्या इसकी करना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको सरल बनाना चाहता हूं। आप ऐसा देख लीजिए कि हमारे संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, हालांकि हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो क्लास रिजर्वेशन को लेकर रहेगी, अनुच्छेद 15 और 16 को लेकर। उसमें मैं इस कंसेप्ट की डिटेल से बात करूंगा। लेकिन समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करने का जो बात करता है, करने की जो बात करता है, जो बल देता है इस बात पर, वो देता है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। रिजर्वेशन जो है उसका आधार हम इसी को मानते हैं, विधि का समान संरक्षण। क्यों दिया गया रिजर्वेशन? जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो सभी वर्गों के लोगों की परिस्थितियां समान नहीं थी। कुछ वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर काफी पिछड़े हुए थे, तो उनकी परिस्थितियां समाज की मुख्य धारा में जो लोग थे उनके अनुरूप नहीं थी। उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन प्रदान किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया, क्योंकि विधि का समान संरक्षण बात करता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार पर बल देने की बात करता है। तो चूंकि इनकी परिस्थितियां अन्य लोगों की तुलना में जो समाज की मुख्य धारा में थे उनके बराबर नहीं थी, इसलिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विधि का समान संरक्षण, जो कंसेप्ट था कि परिस्थितियां समान नहीं है तो व्यवहार समान नहीं हो सकता, इस आधार पर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। अब एक बात और बता देना चाहता हूं, और अगर प्रश्न बने तो रिजर्वेशन का जो संबंध है वो मूल रूप से 3 प्रकार से होता है। एक तो शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन, एक सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, एक पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति में रिजर्वेशन। खुलकर व्याख्या करूंगा आगे वाले वीडियो में, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। आगे बात करता हूं। विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार पर बल देने की बात करता है, और इसी आधार पर ये प्रावधान किए गए हैं कि व्यक्ति की परिस्थितियां जिनकी समान है उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और जिनकी परिस्थितियां समान नहीं है उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, देखिए
ये जो अनुच्छेद 14 की बात हम करते हैं, विधि के समक्ष समानता, कई दफा बच्चों के ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सर ऐसा क्यों, विधि सबके साथ समान व्यवहार क्यों नहीं करती है, विधि सबके लिए समान क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसका आधार ये विधि का समान संरक्षण ही है, क्योंकि अनुच्छेद 14 का जो ये दूसरा कंसेप्ट है विधि का समान संरक्षण, वो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार पर बल देने की बात करता है। इसलिए सभी के साथ विधि समान व्यवहार नहीं कर सकती। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर कर देना चाहता हूं। मान लीजिए एक एसआई का फिजिकल है, या मान लीजिए असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल है, कुछ भी मान लीजिए, असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल है और सामान्यतः रेस वगैरह की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 2 मिनट में 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की रेस की बात करता है, और इसमें ही मान लीजिए कि 2 मिनट में 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर की रेस की बातें करता है। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, 2 व्यक्ति हैं, या मैं ये कहूं एक महिला है एक पुरुष है। एक पुरुष की तुलना में एक महिला, आप अच्छे से जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा समय दिया जाता है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, उनकी परिस्थितियां समान नहीं हैं। और जैसा कि मैंने कहा, विधि का समान संरक्षण समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात करने की, या समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करने की बात करता है। इसलिए ये जो समय दिया गया है वो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान नहीं होता। आपने कई दफा देखा भी होगा और ऐसा होता भी है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा समय दिया जाता है। क्यों? पुरुषों की तुलना में महिलाओं की परिस्थितियां थोड़ी अलग होती हैं। एक और एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए दोस्तों 2 लड़के हैं, एक लड़का फिजिकली हैंडीकैप है, विकलांग है, और एक सामान्य है। दोनों लड़कों को एक साथ रेस के मैदान में खड़ा किया जाए और दोनों को 1 मिनट में मान लीजिए 200 मीटर की दूरी तय करने की, या 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करने की बात कही जाए, तो आप अच्छे से जानते हैं एक सामान्य व्यक्ति विकलांग व्यक्ति की तुलना में उस रेस को जल्दी पूरा करेगा, आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति विकलांग है उसकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। अतः विधि एक विकलांग व्यक्ति के साथ और एक सामान्य व्यक्ति के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता का जो कंसेप्ट है आपके समझ में आया होगा। आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, विधि का समान संरक्षण समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करने का समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करने की बातें करता है। धन्यवाद दोस्तों। ये अनुच्छेद 14 हमने पढ़ा आज। अगली जो क्लास हमारी रहेगी वो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को लेकर रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे खुलकर रिजर्वेशन के मुद्दे पर। थैंक यू दोस्तों।